तो ये हमारा सेकंड पार्ट है ऋतुचर्या का, ठीक है। पहले हमने बहुत कुछ देख लिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख के आइए, वो समझने में ईजी जाएगा आपको, ठीक है, ये समझने में, ठीक है। सो देख लेते हैं हम यहाँ पर, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट कर देना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम ऋतु। तो ऋतु कितने थे? 6 थे, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में ही देखा। वो 6 कौन से थे वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये 6 ऋतु थे। अब यहाँ पर दोष संचय, दोष प्रकोप और दोष शमन का मतलब क्या होता है? तो दोष संचय होते हैं। दोष संचय का मतलब होता है, संचय का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, है ना, जमा करना, ओके, प्लस प्लस, ओके। दोष प्रकोप मतलब, दोष प्रकोप का मतलब होता कि इफेक्ट करना, ठीक है। और दोष शमन का मतलब क्या होता है? ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है आयुष्य कामी अध्याय में और दीर्घ जीवित अध्याय में। आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा, वो भी सही था अध्ययन का। दोष शमन का मतलब होता है माइनस, कम करना, ओके। सो ये 6 ऋतु है हमारे पास, देख रहे होगे आप, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। दोष संचय किसमें होता है? शिशिर में क्या होता है कि कफ का संचय होता है, ओके। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा, ज्यादा नहीं। कफ को ऐसे क्रॉस करो, देखो सीरियल बन रही है क्या? वात को ऐसे क्रॉस करो, सीरियल बन रही है क्या? पित्त को ऐसे क्रॉस करो, सीरियल बन रही है ना? तो ऐसे ही आपको याद करना है, ओके। पहले कफ याद रखो। देखो ये 6 मैंने सीरियल से याद कराए थे, मैंने पिछले लेक्चर में आपको कैसे करने हैं, याद है ना? गुड। तो ये 6 मैंने सीरियल से याद करो सबसे पहले। उसके बाद दिमाग में लाओ, सबसे पहला पॉइंट था दोष संचय, दोष प्रकोप, दोष शमन। ऊपर लिख दो दोष प्रकोप, दोष संचय लिखो सबसे पहले, दोष प्रकोप उसके बाद, दोष शमन सबसे आखिरी। उसके बाद कफ पहले पे है, दूसरे पे वात है और तीसरे पे पित्त है, और उनको क्रॉस लगाना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो यार, सच में, नीट क्रैक करके आए हो, ऐसे वैसे नहीं आए हो ना, तो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा आपको। तो समझ में आ गया है कि समझाओ? मैं ऑनलाइन भी नहीं है, देखो अब क्या बोलूँ तुमको, कैमरे से बात कर रहा हूँ, कोई नहीं। कफ दोष संचय में, शिशिर में कफ का संचय होता है, वेयरएज वसंत में कफ का प्रकोप होता है, मतलब प्रकोप मतलब कम होता है, इफेक्ट गिरता है उसका। उसके बाद ग्रीष्म में दोष कौन सा संचय होता है? वात संचय होता है, और शमन किसका होता है? कफ का होता है, मतलब कम होता है शमन, और वात बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद वर्षा में पित्त संचय होता है, पित्त बढ़ता है वर्षा में, वेयरएज प्रकोप किसका होता है? वात का। प्रकोप मतलब इफेक्ट गिरता है वात का, बीमारी हो सकती है उसकी वजह से। उसके बाद शरद में क्या होता है? दोष संचय नहीं होता है इसमें कोई भी, लेकिन दोष प्रकोप मतलब पित्त का यहाँ पर खतरा होता है बॉडी को। उसके बाद दोष शमन कौन सा होता है? वात कम हो जाता है। उसके बाद हेमंत की बात कर ले तो पित्त का शमन होता है, मतलब पित्त कम होता है बॉडी में से, ओके, गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम ऋतु संधि क्या है। तो ऋतु संधि का श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत बड़ा श्लोक है, देख लो, मेरे को याद नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा श्लोक है, ठीक है। देख लेते हैं, ऋतु अंत्य आदि सप्ताहो ऋतु संधि ऋतुः स्मृतः तत्र पूर्वो विधि त्याज्य सेविनियो अपरक्रमात् असात्मजो ही रोगा स्यु सहसा तागशीलता। तो मतलब क्या है इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग समझो, मीनिंग इंपॉर्टेंट है, श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने याद नहीं किया था। आप करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान ऋतु, जो स्टार्टिंग ऋतु है हमारा, अभी जो भी कोई भी ऋतु होने दो, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है, ठीक है। वर्षा ऋतु चल रहा है और उसका लास्ट के 7 डेज है, कितने? लास्ट के 7 डेज है, ओके, समझ में आया आपको? लास्ट के 7 डेज है, समझो यहाँ पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ऋतु संधि क्या है? तो वर्षा ऋतु के लास्ट के 7 दिन बचे हैं हमारे पास, लास्ट के एकदम, ओके। और यहाँ पर चालू क्या होने वाला है? शरद चालू होने वाला है, ठीक है। जो लास्ट के 7 डेज है ना, जो वर्षा ऋतु में खान पान होता है हमारा, जो भी खाते हो आप, बेसिक चीज़ है वर्षा ऋतु में क्या खाते हैं, ठीक है, वो आप आसानी से, आपको लिंक लगाते लगाते आ जाएगी, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में जो खा रहे हो आप, जो भी कर रहे हो, जो दिनचर्या है आपकी, वो आपको बिल्कुल डायरेक्टली नहीं छोड़ देना है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? स्लोली स्लोली। और किसकी अपनाना है? दिनचर्या शरद की। अब दिनचर्या कहाँ पर पढ़ाया हुआ है? ऑलरेडी दिनचर्या चैप्टर में मैंने पहले ही बोला था, जब लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी, कि हर लेक्चर एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको एकदम बेस्ट क्लियरिटी आएगी, ओके, कोई नहीं। सो वर्षा ऋतुचर्या लास्ट के जो 7 डेज रहेंगे,
लास्ट के आखिर के जो सप्ताह रहेगा उसको आखिरी का सप्ताह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आखिरी का सप्ताह। जो आखिरी का सप्ताह रहेगा लास्ट के 7 डेज, उसमें जो आपने पथ्य अपथ्य पाला था, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो छोड़ के आपको क्या करना है, आराम हल्लू हल्लू एकदम धीरे 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 स्लोली वो खान पान वो दिनचर्या छोड़नी है। और उसके साथ साथ जो फर्स्ट 7 डे रहेंगे शरद के, मतलब ये एक सीजन है ना, ये दूसरे सीजन में शिफ्ट कर रहे हैं हम, मतलब ये एक ऋतु से दूसरे ऋतु में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो शिफ्ट करते टाइम में हमको धीरे धीरे जो वर्षा ऋतु की दिनचर्या थी वो धीरे धीरे छोड़ना है, और साथ में शरद ऋतु की वर्षा धीरे धीरे अपनानी है फर्स्ट 7 डेज में। ठीक है, धीरे धीरे। समझ में आया? ऐसे ही हर ऋतु का करना है, तब आपकी सेहत जो स्वस्थ रहेगी आपकी वो बहुत अच्छे से रहेगी। जो स्वस्थ है आपकी, स्वस्थ मतलब जो आपका शरीर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा आपको। यही बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये अब मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो 14 दिन है आपके, जो 14 डेज है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टार्टिंग के और एंडिंग के कोई भी ऋतु के। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऋतु संधि बोलते हैं। अब आप आपकी लैंग्वेज में ये लिख सकते हो ऋतु संधि, मतलब ये जो श्लोक लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझाया मैंने आपको। ठीक है, सो एक चीज बची हुई है, हंसोदक क्या रहता है? हंसोदक मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। इन सिंपल वर्ड, जो वर्षा ऋतु रहता है, जो ग्रीष्म ऋतु होता है, उसमें क्या होता है, सूरज बहुत ज़्यादा बलवान होता है। क्या होता है? सूरज का जो बल है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो जो पानी है, जो नदी का पानी रहता है, उसकी किरणें कहाँ पर गिरती है? बहुत इंपॉर्टेंट है हंसोदक, समझ लो अच्छे से ही समझा दो। हंसोदक दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, चलो। तो जो हंसोदक है वो क्या रहता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो ग्रीष्म सीजन है उसमें क्या होता है कि इसकी सूरज की जो किरणें हैं, यहाँ पर बना देता हूँ, सूर्य कैसा रहता है? बलवान रहता है इसमें। और जो नदी है हमारी, मेरी ड्राइंग को रेटिंग कर देना, मेरे को अच्छे से नहीं करते आती ड्राइंग, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो जो सूर्य है उसकी किरणें कहाँ पर गिरती है हमारे? कहाँ पर गिर रही है सूरज की किरणें? पानी में गिर रही है ना। अरे ये पानी है ना, और ये काय का पानी है? नदी का, या फिर कोई भी फ्रेश वाटर है जो पीने के लायक है। तो ग्रीष्म ऋतु में, कहाँ पर, कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ये जो सूरज की किरणें है वो बहुत ज़्यादा तपी हुई रहती है, और वो कहाँ पर गिरती है? पानी, फ्लुएंट पानी पे गिरती है। और ये जो फ्रेश वाटर है ये ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आता है? सॉरी, शरद के हेमंत की बात कर। ठीक है, सो ये ऋतु मेरे को कंफर्म करके बोलना, ऋतु कंफर्म नहीं है मेरे को, आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन जो ये सूरज की किरणें रहती है ना, वो पानी पे गिरती है उस ऋतु में, और वो ऋतु होने के बाद क्या होता है मैं भूल गया हूँ, तो मेरे को एक बार कंफर्म करके बोल देना। आई एम लिटरली वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, यही है कंसेप्ट जो बता रहा था मैं। तो ये कीर्ति है, उस पर सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही था। तो ये जो गिरती है किरणें इस पर, तो ये किरणें गिरने के बाद क्या होता है कि ये पानी कुछ टाइम के लिए थोड़ा गर्म हो जाता है, और वो गर्म होने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये पीने लायक बन जाता है, और इसको अमृत जल कहा गया है। क्या कहा गया है? अमृत जल। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ऋतुचर्या कंप्लीट होता है, और संहिता अध्ययन के सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है फर्स्ट टर्म के, और चरक संहिता का आधा पार्ट बाकी है। सो यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बहुत स्पीड से सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ, और पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको BAMS फर्स्ट ईयर अच्छा जा रहा होगा। जय हिंद।